हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तो आज का वीडियो काफ़ी खास है, खासकर बिगिनर्स लोगों के लिए, खासकर इंडियन कस्टमर्स के लिए जो अभी शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं। अभी उन लोगों ने करी नहीं है एंट्री, वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। और यहाँ पर सारे सिनेरियो की हम बात करेंगे कि किस तरह से इंडिया में चेंजेस आ रहे हैं, इंडिया के लोगों में चेंजेस आ रहे हैं और किस तरह से लोग यहाँ पर शेयर मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। और पहले के कंजर्वेटिव जो हमारे इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं उनमें क्या चेंजेस आ रहा है, पहले के तरीकों में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे और मार्केट में किन लोगों को आना चाहिए, किन को नहीं आना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस सिनेरियो पे कि अब मार्केट का फिलहाल इंडिया में अभी क्या हाल है, कि स्टॉक मार्केट में लोग कितना इंटरेक्शन कर रहे हैं, कितना यहाँ पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, आप लोगों को बताऊँ तो कोविड से पहले तक इंडिया में लगभग 1 करोड़ 2 करोड़ करीब अकाउंट थे। इसके डीमेट अकाउंट जो थे, मार्केट जबकि काफ़ी सालों से चल रहा है, लेकिन उससे पहले सिर्फ 1-2 करोड़ ही डीमेट अकाउंट मार्केट में थे। वो भी, उसमें से भी कई सारे अकाउंट ऐसे थे जो चलते नहीं थे, बस बनाए हुए थे। लेकिन जब से कोविड-19 हुआ उसके बाद से 2020 के बाद से अगर आप खासकर देखोगे तो मार्केट में एक अलग सिनेरियो आया। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सोचना शुरू किया स्टॉक मार्केट के बारे में। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पे 2022 में लगभग 9-10 करोड़ करीब डीमेट अकाउंट खुल चुके हैं और अब भी कंटिन्यूअस ओपन होते जा रहे हैं। तो अब काफ़ी ज़्यादा लोग शेयर मार्केट की तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं और अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक सिनेरियो है इंडिया के लिए अभी के टाइम का। देखिए, मैं कई बार ट्रैवल कर रहा होता हूँ, कई बार मुझे लोग मिलते हैं रास्ते में, जैसे मैं उन्हें कभी लिफ्ट दे दिया ऐसा कुछ, तो मैं उन लोगों के साथ इंटरेक्शन करता हूँ। जब बात आती है तो शेयर मार्केट की जब बात आती है तो मैंने अब लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी देखी है, एक जानने की इच्छा होती है कि यार ये शेयर मार्केट होता क्या है। देखिए, आप लोग भी अगर देखोगे तो हम भी जब बचपन से टीवी में न्यूज़ में जब सुनते थे, एक कोई आपने एक नॉर्मल पॉलिटिकल न्यूज़ चल रही है, उसके बाद फिर स्पोर्ट्स न्यूज़ आ गई, फिर मार्केट की एक न्यूज़ आती थी, सर्राफा बाजार हम सुनते थे। तो उस टाइम पे समझ आता नहीं था कि ये है क्या। लेकिन अब अगर मैं देखूं तो लोगों के अंदर वो जो इंटरेस्ट था बचपन से ही, वो क्रेज़ अब वो आगे निकल कर आता है और लोग जानना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे पैसे भी मार्केट में लगे, हम भी इन्वेस्ट करें और हम भी कुछ कमा सके एक्स्ट्रा मार्केट से। तो इसलिए थोड़ा सा लोगों के अंदर थोड़ा रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ी है, थोड़ा अवेयरनेस आई है और अब और ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं फॉरेन सिनेरियो की, यानी कि बाहर के सिनेरियो की, तो बाहर पहले से ही ये चीज़ें चलती आ रही हैं। पहले से ही अगर लोग कुछ भी कमाते हैं उसमें जितना भी पोर्शन वो बचाते हैं तो उनका ऑलरेडी सब हर फील्ड में एक इन्वेस्टमेंट रहती है। वो एफडी भी करते हैं, वो आरडी भी करते हैं, वो आपके इंश्योरेंसेस भी लेते हैं, उनका शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट रहता है और ये लगभग आपका फिक्स है, सभी करते हैं। वहाँ पर यहाँ पर सोचना नहीं होता कि मार्केट में इन्वेस्ट करना है। जैसे इंडिया में अगर अभी कोई बंदा कमा रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे वो प्राइवेट फॉर्म में है, कोई अपना बिजनेस है, तो जनरली लोग नहीं सोचते थे शेयर मार्केट के बारे में। उनका एक सिंपल था, यार बैंक अकाउंट में पड़े रहने दो, या तो कोई एफडी आरडी कर लो, या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो, या सिल्वर में कर लो, और या फिर अगर ज़्यादा पैसे हैं तो भैया कहीं पर प्लॉट या ज़मीन वमीन ले लो। तो ये उनके एक नॉर्मल हमारे इन्वेस्टमेंट के तरीके थे। लेकिन आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट भी एक ऑप्शन बन के ऊपर उभरा है इंडिया में और लोग इसमें बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं या इंटरेक्शन कर रहे हैं बेसिकली। तो ये चीज़ें अब इंडिया में भी होने लगी है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सच में स्टॉक मार्केट एक सही तरीका है इन्वेस्टमेंट का, या फिर हम सब इंडियन जो हैं, हम लोगों को गोल्ड और जो मैंने बताया ज़मीनें हो गई, गोल्ड हो गई, सिल्वर हो गया, इन सारी चीज़ों में ही रहना चाहिए और स्टॉक मार्केट हमारे लिए एक डेंजरस इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो इस सारी चीज़ों पे हम लोग यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको एक रियलिटी समझाता हूँ मार्केट की, आप इस चीज़ को समझिए। मार्केट में जैसे आप लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, आप लोग इन्वेस्ट करते हो सिल्वर में, आप लोग इन्वेस्ट करते हो ज़मीन में, आप लोग इन्वेस्ट करते हो एफडी आरडी में। तो पहले एफडी आरडी की बात कर लेते हैं। तो एफडी और आरडी में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप जानते हो कि एक साल में कोई बहुत बड़ा रिटर्न मिलने वाला नहीं है। 1 लाख रुपए भी अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो 6.5-7% तक का आपको एक तरह से मिलेगा, 6.5-7% तक का इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में। उसके बाद हो सकता है वो आप उसे और रखोगे तो थोड़ा कंपाउंडिंग हो जाए, जो भी है, तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। लेकिन आपको एक श्योरिटी रहती है कि यार ये कम तो नहीं होने वाला।
तो इसीलिए आप क्या करते हो, आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देते हो बिना डरे, और आप सोचते भी नहीं। 1 साल अगर आपने एफडी करी है तो आप 2 महीने 3 महीने बाद सोचने नहीं लगते कि यार इसमें कितना बढ़ गया होगा, कितना घट गया होगा, क्योंकि माइंड में एक पीस है, शांति है कि यार देखो कम तो नहीं होने वाला, बाकी जितना मिलना है 6-7% चलो मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे लगाते हो, टेंशन नहीं लेते। तो अब एफडीआरडी का ये सिनेरियो है। अब बात आती है गोल्ड की, सिल्वर की, ठीक है। तो गोल्ड सिल्वर के केस में आप खुद जानते हो कि गोल्ड सिल्वर के केस में आपने जब भी गोल्ड सिल्वर खरीदा है तो हो सकता है जब आपने खरीदा हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा हो, जब आपने खरीदा है 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, कोई बहुत ज़्यादा भागता नहीं है गोल्ड। ऐसे गोल्ड धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म में बढ़ता है। तो अगर आपने कई साल पहले, मतलब आपने आज अगर इन्वेस्टमेंट किया है, तो मुझे नहीं लगता कि 10 साल तक, 20 साल तक भी, आप कई बार तो 20-25-30 साल तक भी लोग गोल्ड को हाथ नहीं लगाते। उनको ऐसा रहता है पड़े हैं तो पड़े ही हैं, वो उसे बेच ही नहीं रहे। कई लोग तो लाइफ टाइम ही नहीं बेचते, और कई लोग तो 20-20-30 साल छोड़ के रख देते हैं। तो वहाँ पर भी क्या आप लोग सोचते हो कि यार ये तो कम हो गया, ज़्यादा हो गया? कुछ नहीं सोचते आप। आपके माइंड में भी यहाँ पर एक पीस रहता है कि यार लॉन्ग टर्म में तो गोल्ड ऊपर ही जाता है, ये तो एक बहुत अच्छी कमोडिटी है जिसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। अभी चाहे गिरा हो उठाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉन्ग टर्म के लिए आप छोड़ देते हो। तो आप उस बारे में सोचते नहीं हो। आप सोचते नहीं हो तो फिर वो दिमाग में इतना असर डालता नहीं है, वो पड़ा है घर में या फिर किसी बैंक के किसी लॉकर में, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और लॉन्ग टर्म में आप देखते हो यार 20,000 का खरीदा था, आज देखो 1 लाख से ऊपर हो गया लॉन्ग टर्म में। तो ये चीज़ होती है। यही बात फिर अब हम आते हैं रियल एस्टेट की या ज़मीन की। तो वहाँ पर अगर आपने ज़मीन खरीदी है तो आप जानते हो कि आज ये इसका रेट ऐसे नहीं बढ़ेगा कि आज मैंने खरीदा 2 महीने बाद बढ़ गया, ऐसा नहीं। लेकिन अगर आप जब 2 साल बाद आप देखोगे तो सडनली रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, और 3 साल बाद देखोगे तो और ज़्यादा। तो आप वहाँ पर भी आपको एक श्योरिटी है, पीस ऑफ माइंड है कि यार ज़मीन का रेट तो बढ़ना ही है, तो लॉन्ग टर्म में तो बढ़ ही जाएगा। चाहे अभी हो सकता है अगले 6-7-8 महीने में ज़्यादा ऊपर नीचे ना भी रहे, तो लेकिन लॉन्ग टर्म में तो वो बढ़ना ही है, ये गारंटी है ऑलमोस्ट। तो लोग फिर उसमें भी पीस ऑफ माइंड में रहते हैं। लेकिन जैसे ही बात आती है स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट की बात सुनते ही लोग, एक तो पहले तो उनको डर लग जाता है यार ये मतलब पैसे बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। कई बार हम लोगों ने सुना है कईयों से कि यार उसने तो मार्केट में अपने पैसे सारे डुबा दिए। कईयों के प्रॉफिट के भी सुने हैं, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट्स उतने ज़्यादा इफेक्ट माइंड को करते नहीं हैं जितने कि डैमेज कर देते हैं नेगेटिव पॉइंट्स। तो बुरा जब आप सुनते हो किसी चीज़ के बारे में तो आप उसको बिल्कुल साइड करने की हमेशा तैयारी में रहते हो। तो स्टॉक मार्केट में भी हम यही सब चीज़ें करते हैं। तो अब देखिए, अब हम आते हैं रियलिटी चेक पे कि क्या सच में ऐसा है कि आप बर्बाद हो सकते हो शेयर मार्केट में, आपके लगाए हुए पैसे पूरे डूब सकते हैं। तो देखिए, अब सारी चीज़ों पे बात करेंगे। प्रॉब्लम देखिए क्या है, जब आप गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, ये सारी चीज़ों पे जब इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर देखिए क्या है, आपके पास एक सिंगल ऑप्शन है। गोल्ड है तो गोल्ड है, सिल्वर है तो सिल्वर है, जमीन है तो जमीन है, खत्म कहानी। मतलब मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो चलिए गोल्ड में कर दिया, सिल्वर है तो सिल्वर में कर दिया, कोई ऑप्शन और अलग नहीं है। गोल्ड है तो गोल्ड यहाँ पे 50 टाइप के नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है कैरेट वैरेट का, लेकिन इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। वहाँ पर आप सिंपल है गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। लेकिन जब आप शेयर मार्केट में आते हो तो यहाँ पर कोई एक कंपनी नहीं है, यहाँ पर 5-6 हज़ार 10,000 कंपनीज पड़ी हुई हैं। अब सवाल उठता है यार किस पे लगाएं, क्योंकि ठीक है आप कह रहे हो शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं, लेकिन लगाएं किस में? गोल्ड में तो हमें जस्ट गोल्ड में लगाना है, यहाँ किस पे लगाएं? तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो गोल्ड जैसे, सिल्वर जैसे और रियल एस्टेट जैसी कमोडिटीज पर पैसा लगाते टाइम आपको सोचना नहीं होता, बस लगा देने होते हैं। आप भी उसी पे लगा रहे हो, एक बहुत बड़ा आदमी भी गोल्ड पे लगा रहा है, आप भी गोल्ड पे लगा, तो गोल्ड पे ही लग रहा है। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट में आप आओगे तो आपके सामने इतना बड़ा मार्केट है, इतने हजारों शेयर्स है, तो आपने किस पे लगाने हैं, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्योंकि कोई एक बड़ा बंदा दूसरे पे लगा रहा है, आप किसी और पे लगा रहे हो, उसका बढ़ गया आपका नहीं बढ़ा, तो वो तो कमा गया आप नहीं कमाए। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से शेयर मार्केट थोड़ा सा अलग हो जाता है ये बाकी ऑप्शन से। अब देखिए, अब सवाल उठता है कि क्या सच में हम लोग यहाँ पर शेयर मार्केट से पैसा बना सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन जवाब देता हूँ। मार्केट में बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, 3 कैटेगरीज में जनरली हम कंपनीज को बांट देते हैं। सबसे पहली आती है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप कंपनीज का मतलब होता है वो कंपनीज, जो कंपनीज छोटी कंपनीज है, अभी अभी आई ही है मार्केट में। हो सकता है पोटेंशियल उन पर बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वो छोटी कंपनीज है। हो सकता, और ऐसी कंपनीज में क्या होता है कि देखिए, अगर 100 कंपनी आई हैं तो उसमें से मान के चलो 15-20 कंपनीज ऐसी होंगी जो शायद फ्यूचर में बहुत तगड़े तरीके से ग्रो करने वाली है।
क्योंकि आज के टाइम की अगर आप सबसे बड़ी कंपनी की बात करोगे रिलायंस की, तो जब रिलायंस आई होगी तो वो बहुत छोटी कंपनी थी, लेकिन आज वो सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। लेकिन उस टाइम लोगों को नहीं पता था, सिंपल सी बात है। लेकिन रिलायंस के साथ साथ ही और भी कई सारी कंपनियां आई होंगी और वो सब आज शायद हो भी ना लिस्ट में, वो खत्म भी हो गई, वो जीरो भी हो गई, साइड भी हो गई। अब रिलायंस इतना पहुंच गया। तो स्मॉल कैप जब आप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर क्या होता है, प्रॉफिट जब होगा तो अगर आपने सही कंपनी पकड़ ली तो तगड़ा प्रॉफिट होगा, 100 गुना 200 गुना मिल जाएगा आपको, वो भी बहुत छोटे टाइम पीरियड में, कुछ ही सालों में। ये रियलिटी है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि ऐसे में कौन सी कंपनी बहुत बड़ा प्रॉफिट करने वाली है या फिर किसके अंदर पोटेंशियल है जो फ्यूचर में बहुत बड़ी कंपनी बनेगी, वो पकड़ पाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत तगड़ी फंडामेंटल नॉलेज चाहिए जो सब ऐसे एक्वायर नहीं कर सकते। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर आप 100 कंपनियां हैं स्मॉल कैप की, तो उसमें से सिर्फ 10 ही ऐसी कंपनीज होंगी जो बड़ा प्रॉफिट करने वाली है, बिल्कुल धमाकेदार प्रॉफिट करने वाली है। लेकिन बाकी जो 90 है वो या तो जीरो ही हो जाएंगी, या तो लॉस में ही रहेंगी, या तो फिर प्रॉफिट ज़्यादा नहीं करने वाली। तो अब आप कैसे चूज कर पाओगे, तो ये चीज यहाँ पर दिक्कत हो जाती है स्मॉल कैप के साथ। फिर आती है मिड कैप कंपनियां। मिड कैप कंपनियां वो कंपनियां हैं जो कई सालों से मार्केट में हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं बन गई, वो एक लिमिटेड लेवल पर काम कर रही हैं और अच्छा कर रही हैं, बुरा नहीं है, अच्छा कर रही हैं। तो इन कंपनीज के साथ क्या है, इनके साथ ऐसा है कि ये बड़ी भी बन सकती हैं, ये अपने ही लेवल पे भी रह सकती हैं, गिर भी सकती हैं, लेकिन यहाँ पर चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं स्मॉल कैप के कंपैरिजन में। मतलब कुछ ऐसा मान लीजिए कि 100 कंपनी अगर मिड कैप की है तो उसमें आप ये मान लीजिए कि 50 to 60% कंपनीज जो हैं उनके ग्रो करने के चांसेस काफ़ी हैं, और बाकी हो सकता है 50 to 60% गिर भी जाए। तो वहाँ पर रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है और प्रॉफिट भी थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी, एक रिलायंस देखिए, मान लीजिए रिलायंस 100 रुपये की कंपनी थी और आज वो 2,500-3,000 पे चल रही है। तो जब 100 रुपये की थी तब आप उस पर भरोसा कर कैसे सकते हो, जब वो अभी स्टार्टिंग पे आई, आपको फंडामेंटल नहीं पता, आपको नहीं पता आज कल जाके इतनी बड़ी बनेगी, तो वहाँ पे आप कह नहीं सकते। लेकिन जब वो 500,000 की हो गई तो वहाँ पर अब एक भरोसा बन चुका है और अब हम जानते भी हैं कि कंपनी कौन सी है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, और हम कंपनी को नोन कंपनी हो गई है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हाँ ये फ्यूचर में एक अच्छा करेगी और ये और बढ़ेगी, तो वहाँ पर चांस बढ़ जाते हैं। तो ये मिड कैप कंपनीज होती हैं जिनमें आप मान के चलो 100 कंपनियां हैं तो 50-60 कंपनियां अच्छा ग्रो कर जाएंगी और बाकी 50-60 थोड़ा रिस्क में रहेंगी। तो मिड कैप में थोड़ा रिस्क कम हो जाता है स्मॉल कैप के कंपैरिजन में, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी स्मॉल कैप के कंपैरिजन में कम हो जाता है, क्योंकि उतना गुना नहीं देने वाली। जो चीज़ देखो, जब 100 में पकड़ते हैं और गई 3,000 तो 30 गुना होता, लेकिन अब ये 1,000 पहुँच चुकी है, अब आप ले रहे हो तो ये कितना जा सकती है, ये 3 गुना और होगा। सिंपल सी बात है। घटने में भी वही चीज़ है कि हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, लेकिन अगर बढ़ेगी तो 2-3 गुना ही देगी, लेकिन रिस्क कम हो गया। अब लास्ट आती है ब्लू चिप कंपनी। ब्लू चिप कंपनियां देखिए वो कंपनी होती है जो सालों से मार्केट में स्टैब्लिश है, बहुत बड़े लेवल पर कंपनी बन चुकी है, इन्फोसिस, TCS, रिलायंस हो गया। तो ये सारी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हो चुकी हैं कि अब इन कंपनीज को ग्रोथ तो होती है इन कंपनीज में, लेकिन इन कंपनीज में ग्रोथ उस तरह से नहीं होती जितना मिड कैप और स्मॉल कैप में होता है। मतलब स्मॉल कैप हो सकता है 2 महीने के अंदर अंदर ही 4 गुना 5 गुना हो जाए, लेकिन बड़ी कंपनीज में ये चीज़ें इतनी इजीली पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, वो ऑलरेडी इतनी बड़ी हो चुकी हैं, तो उनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लोली चल रही होती है। लेकिन तो उनमें ग्रोथ स्लो होती है, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है। ऐसी कंपनियों के फॉल होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, मतलब कि ये ख़त्म हो जाएगी ऐसा होना बहुत रेयरली होता है। तो आप समझे ना, 3 कैटेगरी जो मैंने समझाई आपको, स्मॉल कैप, मिड कैप और आपका ब्लू चिप फंड। तो स्मॉल कैप हो गई वो छोटी कंपनीज जो शायद कुछ कंपनीज हो सकता है बहुत तगड़े तरीके से पोटेंशियली ग्रो करेंगी, लेकिन मोस्टली कंपनियां तो गिरेंगी। ठीक है, तो वहां पर नंबर ऑफ कंपनीज जो हैं वो कम है बड़े लेवल तक जाने वाली, लेकिन जब जो बड़े लेवल तक जाएंगी वो बहुत तगड़े तरीके से जाएंगी। वैसे ही मिड कैप कंपनीज में हो सकता है काफ़ी कंपनीज ग्रो भी करेंगी, काफ़ी कंपनीज ग्रो नहीं कर पाएंगी, लेकिन वहां पर रिस्क के चांस कम हो गए, प्रॉफिट के चांस भी कम हो गए। और लास्ट में आती है ब्लू चिप कंपनीज जो ऑलरेडी सेटल है, जिनके गिरने के, जिनके खत्म होने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ भी फिर उसी हिसाब से होती है, वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते उस हिसाब से, लेकिन गिरते भी उस हिसाब से नहीं है। तो ये चीज़ें होती है। अब यहाँ पर सवाल उठता है तो हम लोग क्या करें, हम लोग फिर किस कैटेगरी में जाकर इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, आपका मेरा जो सिंपल फंड है, मैं जिस तरह से काम करता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारा जो पोर्टफोलियो है, मतलब हमारे जितने भी रुपए मार्केट में लगने वाले हैं, उन रुपए में से लगभग 60% तक ब्लू चिप कंपनीज में लगना चाहिए, यानी कि बड़ी कंपनीज पे लगना चाहिए।
खासकर निफ्टी 50 जो इंडेक्स आता है हमारा इंडिया में, गूगल कर सकते हो, उसके अंदर आप जाओगे तो निफ्टी 50 के अंदर जो कंपनीज है उन पे आपका 60% पैसा जनरली लगा होना चाहिए। इससे देखिए क्या होगा, इससे ये होगा कि आप जितने भी पैसे खुद के लगाने वाले हो उसका जो 60% पैसा है वो एक तरह से काफ़ी सेफ जोन में रहेगा, उसके ज़ीरो होने के, खत्म होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और धीरे धीरे वो ग्रो भी करता रहेगा। उसके अलावा लगभग आप मान के चलिए 25% से लेके 30% तक आपका पैसा मिड कैप में होना चाहिए, जिन कंपनीज के भी फॉल होने के चांसेस थोड़ा कम है, ग्रोथ करने के चांसेस भी ठीक ठाक है, मीडियम साइज है, तो उस कंपनीज में आपको 20 से 25% तक आप लोग लगा सकते हो। और लास्ट में बचती हैं स्मॉल कैप कंपनियां, 10-15% आप उसमें लगा लो, उनको आप ये मान के चलिए कि ये हो सकता है ज़ीरो ही हो जाएंगे। तो अगर वो ज़ीरो हो भी जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बाकी आपका 80% से 85% तक बचा हुआ है, वो पैसा आपका सेफ है और वो ग्रो कर भी रहा है, और ये 10% भी चल निकली तो यही आपको बहुत तगड़ा कमा के दे देंगी, तो टोटल ओवरऑल आप कमा सकते हो। तो इस तरह से आपको अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करके चलना होता है। तो जैसे कि मैंने समझाया, मार्केट में भी पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन अच्छी कंपनीज पे ज़्यादा फोकस करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये पेनी शेयर के चक्कर में रहोगे कि यार 4 रुपये का मिल रहा है, 5 रुपये का मिल रहा है, ये जिस दिन 1000 हो गया तो मैं कितने कमा लूँगा, ये जो थिंकिंग है ना, आप ये भी समझ लीजिए कि ये कंपनियाँ 3-4 रुपये वाली मोस्टली ज़ीरो ही होनी है। इनमें बहुत रेयर चांस है कि इनमें से कोई ऊपर जाएंगी, बहुत रेयर चांस है, इसलिए इन पे फोकस ना करके उन कंपनीज पे फोकस करो जो कंपनी अच्छी है। आप चाहे वो कितने की भी है, लेकिन कंपनी तो अच्छी मिल रही है आपको, तो उस पर फोकस करो। बढ़ेगी स्लो लेकिन सेफ रहेगा आपका पैसा और लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रो भी कर जाएगा। तो ये मैंने आपको एक बेसिक सा बता दिया फंडा कि अगर मार्केट में आना चाहते हो तो इस तरह से आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए एक और चीज़ आपको समझनी है कि जब आप लोग गोल्ड, सिल्वर या फिर जैसे कि मैंने कहा रियल एस्टेट, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो तो आप टेंशन फ्री रहते हो, पीस ऑफ माइंड के साथ रहते हो और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो। यानी कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 भी चला जाएगा, आप नहीं सोचते। लेकिन जैसे ही बात शेयर मार्केट की आती है, पता नहीं क्यों लोगों के अंदर एक इम्पेशेंस देखने को मिलता है, पेशेंस कम हो जाता है। उन लोगों को चाहिए मुझे 2 महीने में डबल करके दो, मुझे 1 साल में 20 गुना करके दो। ये सारी चीज़ें पता नहीं क्यों शेयर मार्केट में लोग एक्सपेक्ट करते हैं और फिर वो फॉल करते हैं। देखिए आप इस बात को समझिए, जितना पेशेंस, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जितना पेशेंस आप गोल्ड, सिल्वर पे और रियल एस्टेट पे करते हो ना, उतना पेशेंस अगर आप शेयर मार्केट में दोगे, जितने साल 10-10, 15-15, 20-20 साल आप रखते हो ना मार्केट में अपने पैसों को गोल्ड में लगा के, अगर उतना ही आप शेयर मार्केट की अच्छी कंपनीज में लगा कर भी रखोगे ना, तो 20 साल में तो 100 गुना होना कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। चाहे आपको मैं यहाँ पर दिखा भी दूँ, आप कंपनीज भी देखोगे, मोस्टली कंपनीज आप देखोगे, मैंने पहले भी ये चीज़ आप लोगों को समझाई थी, लेकिन रखना लॉन्ग टर्म के लिए। HDFC बैंक है, ठीक है, इंडिया के सबसे बड़े बैंक में से एक है। इसको आप लोग उठा के देख लो, उसका चार्ट खोल लो, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने चार्ट खोला, यहाँ से मैंने डेली कैंडल लगाई। अब आप 20 साल का अगर सिनेरियो देखोगे, HDFC बैंक अभी चल रहा है 1500 करीब के आसपास चल रहा है, 1500-1400, और ये अभी बिल फिलहाल कुछ दिनों में 1700 भी गया था। चलिए हम 1500 ही मान लेते हैं। और अब आप 20 साल पहले का सिनेरियो देख लो, सन 2000 की बात अगर आप देखते हो, इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ, मंथली में चले जाते हैं ताकि चार्ट में जल्दी से दिख जाए। तो सन 2000 का अगर इन्होंने चार्ट अपडेट किया होगा, क्योंकि उस टाइम पर इतना ज़्यादा चलता नहीं था, पर करा हुआ है अपडेट। ये लीजिए 2003 तक का इसमें दिखा रहा है, तो 2003 में इसकी वैल्यू जो थी 20 रुपये थी। आज अगर ये आपका 1700-1800 तक गया है, तो आप लगा रहे हो ना कितना गुना हो गया। ये लगभग आपका हो गया 90 गुना, 80 गुना तक हो गया। 90-80 गुना, 80-90 गुना, आप समझ रहे हो ना, 80-90, 1 लाख रुपए लगाएंगे तो 90 लाख करीब होगा, ठीक है। यही नहीं, और भी आप देखोगे, SBI देख लेते हैं। ये मैं अभी बैंकिंग का अपना वॉच लिस्ट खोली हुई है, तो बैंकिंग देख रहा हूँ। SBI भी चलो देख लेते हैं, अगर इसमें भी पूरा दिखाएगा तो। SBI का देख लेते हैं हम। ये सन 2000 है, यहाँ तक मार्केट लगभग पहुँच गया है। 2000 में जो SBI का शेयर था वो लगभग आपका अभी आया नहीं है उसे, 2003 तक का ये दिखा रहा है। 2003 में लगभग 25 रुपये करीब था, तो ये भी लगभग 20 गुना करीब हो गया, 500 करीब पहुँच गया।
ठीक है, ये भी लगभग लगभग 20 गुना हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ ये फिर भी HDFC के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। ठीक है, ICICI बैंक देख लो आप, ये अभी मैं बैंकिंग पे हूँ, अभी और भी आपको दिखाऊंगा, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ हो नहीं, और ये बड़ी कंपनी दिखा रहा हूँ मैं आपको, छोटी मोटी नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं बड़ी कंपनीज के बारे में बता रहा हूँ। छोटी कंपनीज तो अगर मैं दिखाने जाऊंगा ना तो आप डर जाओगे, हजार 5,000 गुना बड़ी भी होंगी। लेकिन बात ये भी है कि कई छोटी कंपनियां जीरो भी हो गई तो वो तो अब यहाँ दिखेंगी नहीं, तो वहां पर एक चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए छोटी कंपनीज में कौन सी भागेगी कौन सी नहीं, वो पकड़ पाना इतना आसान नहीं रहता। यहाँ पर भी 2003-04 से ही ये दिखा रहा है, ICICI बैंक 19 रुपये का था, और आज आपका ये लगभग चल रहा है 900 रुपये करीब चल रहा है 19 रुपये से। तो आप यहाँ पे भी लगा लो कितना गुना हो गया, लगभग 40 गुना करीब हो गया। ठीक है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जिन पे हम ज़्यादा कुछ वो सोच नहीं रहे। बजाज फाइनेंस देख लेते हैं, बजाज फाइनेंस अगर इतना पुराना है तो देख लेते हैं इतना पुराना ये है भी कि नहीं है। बजाज फाइनेंस अभी चल ही रहा है इसका, और ये बड़ी कंपनीज है, ये छोटी मोटी कंपनीज नहीं है, मैं बड़ी कंपनीज की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अभी चल ही रहा है इसका शेयर बजाज फाइनेंस का, ये 2003 के आसपास तक आ गया। तो 2003 में बजाज फाइनेंस का रेट था 3 रुपये। ठीक है, आज इसका रेट कितना है आज देख लेते हैं। ये हाई मार के आया है लगभग 8,000 का, 3 रुपये से 8,000, कितना गुना हो गया, मुझे लगता है लगभग 2,500 गुना हो गया, 2,500 गुना। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है ना, मेरी बात को आप लोग समझो। आप बात कर रहे हो रियल एस्टेट की, आप गोल्ड की, क्या गोल्ड ने 2,500 गुना दिया है 20 सालों में? बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं, आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ छोटी मोटी में लगाओ कि हाँ 10 रुपये का लगाओ पता नहीं कितना गुना जाएगा, नहीं, मैं बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ। रिलायंस जो थी वो 20 साल पहले भी बड़ी कंपनी थी, उससे पहले जब वो आई होगी बहुत पहले तब शायद वो एक छोटी कंपनी रही होगी, लेकिन आज वो बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो अब आप मुझे आप खुद बताइए कि ये 2,500 गुना हो गया बजाज फाइनेंस। तो अब सारे नहीं होने वाले 2,500, ये आप माइंड में रख लो। ठीक है, 2,500 नहीं, ऐसा नहीं है सबके सब 2,500 भागते चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई 100 भागेगा, कोई 50 गुना भागेगा, कोई थोड़ा कम भागेगा, कोई ज़्यादा भागेगा यहाँ पे। तो इस तरह से चीज़ें चलती है। मारुति है, तो मारुति तो 2000 के पहले भी बिल्कुल टॉप पे थी, 2000 में भी मारुति की जो गाड़ियाँ थी वो इंडिया में बिल्कुल धमाल मचा रही थी। अभी भी मारुति यहाँ पर टिकी हुई है क्योंकि एक बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी होती है तो उनके पास इतना फंड होता है, उनके पास एक स्ट्रेटजी होती है, मार्केटिंग होती है, सब तरीके होते हैं चीज़ों को चलाने के, तो वो कंपनियां अच्छे से ग्रोथ करती हैं। और यहाँ पर अगर मारुति का शेयर देखोगे आप लोग 20 साल पहले लगभग 140 रुपये का था, आज मारुति का शेयर 9,200 का है, 140 रुपये से 9,200। ठीक है, अब यहाँ में गुना जो है मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको कि 20 गुना 30 गुना कितना हो रखा है। तो चलिए मैं कैलकुलेट भी कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। 9,000 को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 143 से, तो ये लगभग 62 गुना, 62 टाइम्स हो चुका है, 62 टाइम्स। ठीक है, और ये मारुति का शेयर है 10,000, बल्कि ये कई साल पहले 10,000 तक भी चला गया था। ठीक है, अभी फिर डाउन हुआ, फिर ऊपर गया, तो ये सब चीज़ चलती रहती है। मैं देखिए ये सारा चीज़ें करके मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं सच में। ठीक है, तो मैं सिंपल आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। बड़ी कंपनीज में खासकर पकड़ो, निफ्टी 50 के अंदर जितनी कंपनीज है उनको नज़र पे रखो। जब भी मार्केट फॉल करता है, जब भी गिरता है, जब सब डरे हुए होते हैं ना कि गिरता जा रहा है, जैसे अगर मैं आपको निफ्टी दिखाऊं, कुछ टाइम पहले मेरे कई सारे सब्सक्राइबर ने मुझे क्वेश्चन भी लिखा था कि यार सर गिर रहा है, हमने सर यहाँ खरीदा था, इतने पे खरीदा था सर, यहाँ पहुँच गया, हम तो गिर गए, हम ये हो गए, वो डालते रहे। आप मेरे वीडियो देख सकते हो, मैंने उस टाइम भी उनको कहा था। अब मार्केट ने यहाँ हाई मारा था लगभग अक्टूबर में पिछले साल 18,600 का, उसके बाद मार्केट गिरता गया, ये फिर उठा, फिर कोशिश की उठने की, फिर इतना भयंकर गिर गया, मतलब 15,000 तक भी मार्केट चला गया था, 15,200-300 तक। तो यहाँ सब पूछने में लगे थे, मैसेज आते रहते थे कि सर हमने तो 18,000 के आसपास के शेयर खरीद लिए, वो तो आधे हो गए, वो तो ये हो गए, वो तो ये हो गए। तो मैं वहाँ भी आपको कहता था कि देखो मैं ये नहीं कह सकता कि 15,000 से और नीचे नहीं जाएगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आपको बाय करना है। अगर अच्छी कंपनी है तो बाय करो, 14,000 हो जाता है और बाय करो, 12,000 हो जाता है और बाय करो, 11,000 हो जाता है और बाय करो। ये चीज़ मैं हमेशा कहता रहता था। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने कई बार समझाई भी आप लोगों को कि मार्केट अल्टीमेटली तो जाना ऊपर ही है, जाएगा तो ऊपर ही। आज अभी 18,600 आप हाई बोल रहे हो ना, 3-4 साल बाद देखना 25,000 भी हो जाएगा, जाएगा तो ऊपर ही, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है नीचे गिरा रहे। तो आपको नीचे गिरा हुआ मिल रहा है ना, आपकी किस्मत अच्छी है, आपको सस्ता माल मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है तो सस्ता मिल रहा है, आप उठाओ उसको, क्यों नहीं उठा रहे हो आप डरे हुए हो नहीं सर और गिर जाएगा। तो ये डर है ना, ये डर सिर्फ और सिर्फ तब होना चाहिए जब आपने उठाई है बेकार कंपनीज।
जब आप छोटी मोटी कंपनीज उठाते हो ना कि हाँ आपने सुन लिया अरे इस कंपनी का 5 रुपए का है, मैंने नेट पे देखा था यार ये 5 बोल रहे हैं बहुत तगड़ी कंपनी है, 5 है तो 5,000 जाएगी 10 साल में, तो आप उठा रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बेसिक फंडा लेना चाहिए। जो अब बड़ी बन चुकी हैं उन पर इन्वेस्ट करो, जो बड़ी बन चुकी हैं उन पे इन्वेस्ट करो ताकि आपका रिस्क कम रहे। तो आप यहाँ उठाते तो आप देख लो कहाँ चला गया मार्केट। ये हाई है 18,600 का, हम लगभग अभी फिर 18,000 चले गए थे, अभी 17,500 चल रहा है। तो जब भी गिरा हुआ मिल रहा है आपको उठाने में क्या दिक्कत है। एक शेयर देखिए, अब यहाँ पे आपको करना क्या होता है, एक कंपनी है उसका शेयर उठाया आपने, ठीक है, कभी भी उठाओ, कहाँ है टॉप पे है बॉटम पे, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कहीं पर भी उठाओ, 10% और गिर गया, मान लो कोई कंपनी 500 रुपये की थी, ठीक है, अच्छी कंपनी थी, पहले मैं कह रहा हूँ, ये कोई भी मैं एरी गैरी कंपनी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अच्छी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, खासकर निफ्टी 50 के अंदर जो कंपनीज आती हैं, अगर वो 450 500 की थी, 10% गिर गई, यानी कि 450 की हो गई, और उठा लो थोड़ा, 450 से 10% और गिर गई, लगभग 400 चली गई, और उठा लो थोड़ा, 10% और गिर गई, और उठा लो। जितना ज़्यादा गिरता जाता है उतना ज़्यादा उठाते रहो उसको, बढ़ रहा है तब भी उठाओ उसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बढ़ने पर आप चीज़ों को टाइम वाइज उठाया करो, और गिरने पर उनको बस परसेंटेज वाइज उठा लो कि हाँ पर इतना गिर गया तो मैं और उठाऊंगा। तो इस तरह से शेयर को आपको लेना होता है। ये तो चलो निफ्टी है, निफ्टी जो है वो सारा कुछ नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि ये सिर्फ 50 कंपनी से मिला हुआ है, पूरा ऑल ओवर इंडिया की हम बात नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी शेयर आप उठाओगे तो वो आपको जब तक गिरा हुआ मिल रहा है यार उठा लो, क्या दिक्कत है। HDFC था, अब HDFC गिरते गिरते बहुत नीचे चला गया, 1700-1800 पे किसी ने खरीदा होगा, ठीक है, वो हाई था उसका, ये 1800 हाई था, तो अब 1800 था, ठीक है, मान लो आपने गलती से हाई पर ही उठा लिया, बिल्कुल ठीक है। वैसे मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ, जब मार्केट अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है, उस टाइम पर उठाना है उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑल टाइम हाई हमेशा हाई नहीं रहने वाला, वो भी टूट जाएगा, लेकिन उठाना उठाओ, लेकिन थोड़ा कम क्वांटिटी उठाओ। नीचे मिल रहा है तो ज़्यादा उठा, अब यहाँ पे था आपने यहाँ उठा लिया, ये गिर गया, यहाँ पे आया आपने और उठा लिया, उठाओ बिल्कुल उठाओ, 1500 पे आया ना, 1700 कुछ था तो आपने उठाया, 1500 पे आ गया और उठाओ, और गिर गया 1300 पहुंच गया, भाई 1800 वाली चीज, कंपनी पे कोई शक है नहीं है, शक HDFC बैंक इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे अच्छा बैंक है, ठीक है, कोई शक तो नहीं है कंपनी पे, तो कंपनी ग्रो करेगी ना, वापस आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने 1700 पे उठाया, गिरा 1500 पे भी उठाया, फिर और गिर गया 1300 पे उठा दिया, और गिर गया 1200 पे भी उठा दिया, ठीक है, इतना गिरने पे उठाया ना आपने, तो ये सब मिला ना आपको, तो क्या दिक्कत है, एवरेज करोगे तो 1400-1500 आ रहा होगा। अब मार्केट उठा, भागना शुरू किया, तो अभी थोड़े कुछ दिन में पहुंच गया था 1500, तो आपके रेट के से भी ऊपर चला गया होगा, ठीक है। तो ये छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं देखना आपको, आपको तो यहाँ आगे का देखना है, कई सालों बाद कितना पहुंचेगा, 2024, 25, 30 में कितना होगा वो आपको देखना है, आपको ये 6 महीने 1 साल में कितना वो नहीं देखना। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो बस अच्छी कंपनीज चूज करो, उनको उठाते रहो, ठीक है, जब भी गिरी मिले उठाते रहो, थोड़ा न्यूज़ भी देखते रहो। न्यूज़ में ये नहीं देखना कौन सा खरीदना है, न्यूज़ में ये देखना है कि जो कंपनीज आपने उठा रखी है उसके अंदर कोई स्कैम तो नहीं आ गया, कोई बहुत बड़ा कांड तो नहीं हो गया कि हाँ इस कंपनी ने ये किया था वो किया था। तो वो चीज़ें भी सुनते रहो, ठीक है, थोड़ा बहुत उस चीज़ पे नज़र रखो और शेयर्स को उठाते रहो। तो बस ये एक नज़रिया हमारा रहता है। तो अब सारे चीज़ की मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो सवाल ये उठा कि क्या शेयर मार्केट एक ऑप्शन है इन्वेस्टिंग के लिए, ठीक, कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में, तो बिल्कुल है। शेयर मार्केट बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं, मैंने आपको दिखाया भी, अभी अच्छे रिटर्न मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन आपको हमेशा ये थिंकिंग लेके चलनी होगी कि हम शॉर्ट टर्म तो बिल्कुल नहीं करने वाले। हम ये नहीं करने वाले कि 2 साल बाद मैं बोलूँगा यार मेरे पैसे बढ़े नहीं बढ़े, नहीं, बढ़ने को बढ़ भी सकते हैं, हो सकता है घटे भी रहे 2 साल में, लेकिन लॉन्ग टर्म का जब आप जाओगे 5 साल 10 साल 15 साल, आप वो लंबा पॉइंट लेकर चलो, उस लंबे व्यू को लेके चलोगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बिल्कुल अच्छा प्रॉफिट लेके बैठे हुए होंगे। और दूसरी पॉइंट है अच्छी कंपनीज पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सारा एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करना है, अलग अलग कई सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखो, जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बनता रहता है, कम से कम 20 25 30 कंपनीज में आपके पैसे लगे होने चाहिए, अगर काफ़ी बड़ा अमाउंट आप लगाने जा रहे हो। जब आप 10-15 साल तक इन्वेस्ट करने वाले हो कुछ कंपनीज को, तो आप ये भी सोच के चलिए आपका पोर्टफोलियो कितना पहुंच जाएगा 10-15 साल में, 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख 10-15 लाख भी पहुंच सकता है। तो जब आप 10-15 लाख इन्वेस्ट करने वाले हो अगले 10-15 साल में, ठीक है, तो आपका कम से कम 25-30 कंपनीज में लगा होना चाहिए, ताकि उन 30 कंपनीज में से 2-3 डूब भी गई तो आपको कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि 2-3 डूब गई तो लेकिन बाकी 2-3 ने 100-200 गुना दे दिया तो क्या फर्क पड़ गया। तो इस तरह से मार्केट में काम किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, पर मैं ये हमेशा मैं ये रिकमेंड करता है छोटी कंपनी छोड़ दो, मिड कैप में ले लो, मिड कैप भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी 50 के शेयर्स में काफ़ी इन्वेस्ट करो, उन चीज़ों पे सोचो
बड़ा बड़ा रिटर्न ना मिले, लेकिन आपके पैसे बचे रहेंगे और ठीक ठाक प्रॉफिट भी आपको हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम लोग अब लेकर यहाँ पर चलनी चाहिए। अब आखिरी पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। आखिरी पॉइंट है यार, किसको इन्वेस्ट नहीं करना, मतलब कौन है जिनको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब आप पहुँच गए 55, 56, 60 पे, ठीक है, तो वहाँ आप इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि आपने अब 60 साल की एज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अब 60 65 साल, मान लो कि 64 65 साल होता है, कुछ हो जाता है आपको या कुछ भी है, तो उस टाइम पर आपको पैसे की ज़रूरत है और मार्केट गिरा हुआ है, तो आपका रेट गिरा हुआ रहेगा, क्या करोगे फिर उसका? 60 65 साल की टाइम पे तो मतलब 50 55 55 साल के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो उसको लॉन्ग टर्म पे छोड़ना फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो कितना है। अगर हाँ बच्चों के लिए छोड़ रहे हो कि भाई तुम देख लेना इसको, तो ठीक है, लेकिन अपने लिए सोच के कर रहे हो तो वो थोड़ा सा आपको सोचो, ना ही करो तो बेटर है, FD RD में आप लोग चले जाओ, पहला। दूसरा, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए लगाने वाले हैं, जो कह के चल रहे हैं, ये पॉइंट वैसे पहले पॉइंट के साथ ही आ जाता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए सोच के चल रहे हैं, उम्र चाहे आपकी जितनी भी है, लेकिन आप कह रहे हो यार मेरे पास 2 लाख पड़े हैं अकाउंट में, अभी तो नहीं है जरूरत, 6 महीने बाद शायद किसी को देने पड़ जाए या 1 साल बाद देने पड़ जाए, तो चलो लगा देता हूँ, मत आइए, नहीं लगाना है पैसे। आप अपने पैसे अपने पास रखिए, FD कर लो, उसकी 6-7% रिटर्न मिल जाएगा, गारंटेड है। लेकिन मार्केट में अगले 6 महीने या 1 साल में क्या मार्केट उठने वाला है, गिरने वाला है, कोई नहीं कह सकता। अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ कि हाँ, आज आपका हाई है 18,600 निफ्टी का, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि एक ना एक दिन ये 18,600 टूटेगा, ठीक है, 5 साल में टूटे चाहे 10 साल में टूटे, बिल्कुल, चाहे 1 साल में ही टूट जाएगा, लगभग हम हाई के आसपास तो पहुंच ही रखे हैं, एक ही साल, कुछ महीनों में ही टूट जाए, 1 महीने बाद ही टूट जाए, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन टूट जाएगा, ये तो पक्का है, और मार्केट उससे ऊपर भी जाएगा और शेयर्स भी ऊपर जाएंगे, ठीक है, अगर आप अच्छी कंपनीज में लगाओगे तो बिल्कुल जाएंगे ऊपर, तो वो तो होना ही है, वो सिंपल सी बात है, तो वो तो होना ही है, ये मैं बता सकता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि 2 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा, 5 महीने बाद होगा, 1 दिन बाद होगा, वो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए यार खरीदो, बैठे रहो शांति से, गिरता है। आप 2020 में आप जानते हो, मैं 2018 में शेयर मार्केट में एंट्री कर चुका था। 2020 के टाइम पे मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, जब मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया, निफ्टी जो 12,400 पे चल रहा था, वो गिर के 6,500 चला गया था। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैंने उस टाइम पे काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, और मैंने अपने कई रिलेटिव्स को, जो मेरे दोस्त हैं, मैंने सबको कहा था कि यार इन्वेस्ट कर लो। आज जो आप देख रहे हो रेट ना, ये जिंदगी भर नहीं देखोगे, जिंदगी भर नहीं देखोगे ये रेट को जो आपको अभी शेयर में मिल रहे हैं, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ। लेकिन उस टाइम पर किसी की हिम्मत नहीं हुई बाय करने की, और दूसरा शेयर मार्केट जुआ है, जुआ ये लाइन वो सब कहते रहते थे। आज वो सारे लोग 2022 में सबके पास अपने डीमेट अकाउंट है और सबके पोर्टफोलियो बने हुए, और कईयों के तो मैंने ही बनाया, मेरे पास आए कि सर प्लीज़ बना दो, हमें भी बता दो कैसे मार्केट करते हैं। तो 2 साल पहले जब मार्केट इतना फॉल था, कोई माना नहीं, और आज 2 साल बाद अब लोग खुद बना के बैठे हुए हैं, और अब वो प्रॉफिट में भी नहीं चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट इतना तेज भागा है, वो 6,500 से मार्केट 18,000 चला गया 1-1.5 साल के अंदर। और जिन कौड़ियों के भाव जो शेयर मिले हैं ना, क्योंकि कंपनीज में तो कोई कमी थी नहीं, जो कंपनी बड़ी है, रिलायंस है तो बड़ी है, तो बड़ी है भैया, क्या कर सकते हैं, बड़ी कंपनी है, ठीक है, लॉकडाउन लग गया, वो कभी आया नहीं सिनेरियो ऐसा, सारी सड़कें बंद है, खाली है, सब कुछ है, वो सब लोगों ने देखा, हमने जो टाइम देखा बहुत अजीब टाइम था, इससे ज़िंदगी में पहले हमने कभी नहीं देखा था, कभी सुना भी नहीं था, पहली बार आया था, इस वजह से मार्केट क्रैश कर गया। तो रिलायंस ले लो एग्जाम्पल के लिए, 800-900 रुपये का हो चुका था उसका शेयर, आज वो 2500 पर है। इतनी बड़ी कंपनी जो 2 गुना 3 गुना इतनी आसानी से नहीं होती है बड़ी कंपनीज, तो वो 1-1.5 साल के अंदर ही दुगने से भी 2.5 गुना करीब चल रही है, ठीक है। ये तो रिलायंस है। टाटा मोटर देख लो आप लोग, 70-80 रुपये आ चुका था, आज 550 रुपये तक टच करके गया है, तो 10 गुने से ज़्यादा हो गया, 8-9 गुना हो गया लगभग। तो ये चीज़ें क्या है, तो आपको क्रैश के टाइम पे उठाना है, ठीक है, वो मौके बहुत अच्छे होते हैं। तो बात सिर्फ इतनी है, उठाते रहिए जब मार्केट गिरता है, लेकिन ऐसा मत करिए कि 500 रुपये की कोई चीज़ ली, 490 आया तो फिर उठा लिया, नहीं, काफ़ी गिरने दो, कम से कम 10% गिरने दो, तब वो चीज़ उठाओ, ठीक है, फिर से उठाओ, मतलब अगर आपने पहले उठा रखा है 10% और गिर गया तो और उठाओ। लेकिन तो सारी कहानी के सार मैं आपको बता देता हूँ, कंपनीज अच्छी चूज़ करनी है, बड़ी कंपनीज चूज़ करनी है, कोई भी ऐसी ऐरी गैरी कंपनी नहीं चूज़ करनी कि यार इतने का मिल रहा है ये 1000 गुना हो जाएगा, इस तरह से नहीं चलना, बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सारा पैसा एक ही जगह पर नहीं लगाना है, डाइवर्सिफाई करके रखो पैसों को, FD भी करो, RD भी करो, शेयर में भी लगाते हो तो शेयर के अंदर भी कई सारी अलग अलग सेक्टर में लगाओ, IT सेक्टर में लगाओ, बैंक में लगाओ, फार्मा में लगाओ, ऑटो में लगाओ, कई सारे अलग अलग लगाओ, एक ही जगह पे मत अपना सारा पैसा लगा दो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इसी के साथ तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहाँ पर ख़त्म करेंगे, और मैंने आपको लास्ट में ये भी बता दिया कि किन लोगों को नहीं करना है शेयर मार्केट।
ठीक है। और हाँ, एक पॉइंट लास्ट में, आखिरी में एक पॉइंट और जोड़ देता हूँ, जिनकी दिल की धड़कनें 200 रुपये 500 रुपये थोड़ा सा भी डाउन जाने पर हार्ट बीट बढ़ जाती है, वो लोग भी यार मार्केट से दूर रहो। ठीक है, क्योंकि गोल्ड का रेट आप डेली चेक नहीं करते। आप में से कितने लोग हो जो गोल्ड का रेट डेली चेक करते हो? नहीं करते, आप छोड़ देते हो। तो वही नज़रिया आपको शेयर मार्केट में भी अपनाना पड़ेगा। हर दिन चेक मत करो, कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने में चेक करो अपने शेयर। बढ़ गए तो जरूरी नहीं है 10-10 15 साल रखना है। अगर एक शेयर, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, अदानी ग्रुप के कई शेयर 200-200 रुपए के थे, वो 3-3 हज़ार 4-4 के हज़ार के पहुंच गए। ठीक है, हो सकता है वो 4 के 10 भी हो जाए, लेकिन यार 200 की चीज आपको 4000 में मिल रही, 4000 पहुंच चुकी है, तो कुछ तो बुक कर लो। 100 क्वांटिटी है आपके पास तो 50 तो बुक कर लो। 50 छोड़ दो, चलो 10,000 जाएगी, 50 छोड़ दो, ताकि अगर वापस भी आ जाए तो आपका कुछ जाए ना। और आधा बुक कर लोगे तो फायदा भी हो जाएगा। तो इस तरह से काम करना पड़ता है। तो खैर चलिए, सारे पॉइंट मैंने आप लोगों को कवर कर दिए। अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यार करो, अच्छी कंपनीज में करो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा नॉलेज ले लो, ठीक है, उसके बाद इन्वेस्ट करो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। कई सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। अगर नहीं भी होते हैं, कुछ डाउट रह जाते हैं, तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, इसी वीडियो पे कर दो, जिस वीडियो पे करना है कर दो, मैं चेक कर लूँगा, आपको रिप्लाई दे दूंगा। Q&A सेशन लाऊंगा मैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 जब मैं Q&A सेशन लाऊंगा तो उस पर आप क्वेश्चन करना आपने, जो आपको डाउट होते हैं, तो मैं उन सबके जवाब एक्सप्लेन करके आपको दूंगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। एक और वीडियो में लेकर आने वाला हूँ, जो कि होगा म्यूचुअल फंड्स और शेयर के बारे में। म्यूचुअल फंड वर्सेस शेयर, कि दोनों में से कौन सा बढ़िया है, दोनों काम करते किस तरीके से हैं, और हमें कौन सा प्रेफर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म करते हैं। आई होप कि हमेशा की तरह आपको कुछ सीखने को मिला होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।